शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि मैंने अपने तमाम दर्शकों को आज एक सूचना दी थी कि हम एक नए कदम की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो मालवा क्षेत्र से आते हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सबकी खबर परिवार से जुड़ चुके हैं। आज मैं उनसे इंदौर में हूं और उनसे पहला एक संवाद करने जा रहा हूं अपने चैनल के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप पूरा सुनिए कि आखिर देश में चल क्या रहा है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जम्मू कश्मीर की यात्रा रद्द की? क्या कारण है कि गृह मंत्री जी अपने आगामी कार्यक्रम को रद्द करके बैठे हैं? क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगभग सभी जो प्रमुख नेतृत्व है इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं? क्या कारण है कि जगह जगह मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंगों के दौर चल रहे हैं? कि क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इतनी कवायद हो रही है? क्या इससे बढ़ के कुछ आगे है? आखिर चल क्या रहा है देश में? संघ और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है? ये ऐसे विषय हैं जो इस समय देश की 140 करोड़ जनता को मत रहे हैं। हर व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। आज हम प्रकाश हिंदुस्तानी जी जो इन तमाम सारी घटनाओं को बारीकी से देख रहे हैं, उन पर नज़र रखे हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या ये सही है कि देश की राजनीति अब नई करवट लेने जा रही है? क्या वाकई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी के सुंदरीकरण का कोई अभियान चला रखा है? क्या वाकई संघ कुछ नया करने जा रहा है? ये तमाम सारी चीज़ें हैं। क्या वाकई जिस तरह की अटकलें मीडिया में लगाई जा रही हैं, संघ और बीजेपी में कोई टकराव है, बड़े मतभेद हैं, आर पार की लड़ाई है? हालांकि ये सब चीज़ों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हम समझते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी से कि क्या चल रहा है और क्या मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन की आहट भी वो सुन पा रहे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पे मैं ले चलता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास। प्रकाश भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो कुछ चल रहा है, जो कुछ पूरे देश में चल रहा है, दिल्ली में मीटिंगें चल रही हैं, बड़े बड़े नेताओं ने अपने दौरे रद्द कर दिए हैं। कोई कह रहा है कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष की कवायद है, कोई कह रहा है नहीं मुख्यमंत्रियों पर भी रिव्यू हो रहा है, कोई कह रहा है कि 5-7 राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर हो रहा है। कई चर्चाएं ऐसी हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सारे दलों का कचरा अपने यहाँ इकट्ठा किया, मैं कचरा इसलिए कह रहा हूँ कि वो रिजेक्टेड माल कह सकते हो, जो अपने नहीं हुआ वो किसका होगा। तमाम सारे नेताओं को अपनी पार्टी में लाए, उसको चलनी में छाना जा रहा है कि क्या वाकई कोई शुद्धिकरण अभियान चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप डेली इन तमाम सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, आपके पास क्या सूचनाएं हैं? रविंद्र जी, जब ये कहा गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, वो सारी बातें आरएसएस के लोगों को शायद नागवार गुजरी हैं। आरएसएस में एक ऐसा संगठन है जो अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, उसके 100 साल का जश्न हो रहा है। और आरएसएस 100 साल में जब यहाँ तक आया है तब जाके वो सरकार में अपना हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। लेकिन अब संघ के लोगों को लगता है कि जो काम पार्टी में हो रहा है, बीजेपी में हो रहा है, वो आरएसएस की मंशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। यानी जिन लोगों को आरएसएस नहीं चाहता वो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों की आस्था हिंदुत्व से नहीं है, भारत के बारे में नहीं है, ऐसा संघ के कुछ लोगों को लगता है, तो वे चाहते हैं कि उसका शुद्धिकरण हो, छलनी लगा दी जाए। और वे लोग जो येन केन प्रकार बीजेपी में आ गए हैं, कोई अलग अलग पार्टियों से, आप देखिए तमाम पार्टियों से, तृणमूल से भी लोग आए हैं, एनसीपी से आए हैं, बीजेपी से के तो हैं ही, कांग्रेस के आए, कोई पार्टी नहीं बची जिसके लोग नहीं है बीजेपी में। जो पहले कभी कांग्रेस हुआ करती थी गंगा, वो अब बीजेपी हो गई है। तो संघ इस पर पूरा मंथन कर रहा है और ये पहला मौका है जब संघ के तमाम पदाधिकारी जुटे हैं और बीजेपी के भी तमाम पदाधिकारियों पर से बातचीत हो रही है कि क्या किया जाए। जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं या बीजेपी समर्थित हैं, उनके बारे में क्या रुख रखा जाए, ये भी मुद्दा है। और पार्टी के संगठन को क्या रूप दिया जाए। रविंद्र जी, एक बात जानिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर चीज स्ट्रक्चर्ड है। किसी बड़े कारपोरेट घराने की तरह बीजेपी स्ट्रक्चर्ड है। उसमें तय है कि हमारा जिलाध्यक्ष किस तरह, किस कैडर का होगा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, संभाग अध्यक्ष कितना होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष क्या होना चाहिए,
राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें स्ट्रक्चर्ड है। जैसे अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दें तो आपको पता चलता है कि सब स्ट्रक्चर्ड है, आपको ये लिखित सिलेबस तय है। सिलेबस तय है और हर चीज योग्यता भी तय है, पैमाने तय है। तो इस तरह है। तो आरएसएस ये देख रहा है कि उनके खांचे में, उनके पूरे फ्रेमवर्क में ये लोग फिट बैठते हैं नहीं, क्योंकि बीजेपी को संघ को लगता है कि प्रकाश भैया, मैं आपको एक बार रोक के ये पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी में टकराहट गंभीर स्तर पर पहुंच गई है? कोई टकराव दिख रहा है या ये आसानी से निपट जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूं, देश में भी लगभग यही हाल है कि 3 तरह की बीजेपी है। एक बीजेपी वो है जो आरएसएस के खांटी लोग, जिन्होंने शाखा में जाके जिन्होंने आरएसएस को बनाया और उस आरएसएस ने बीजेपी को बनाया, वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो दरी फट्टा उठाते थे, आरएसएस में नहीं थे लेकिन बीजेपी के लिए समर्थित थे। जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था तब मैदान में दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, सारे काम करते। और तीसरे जो दूसरे दलों से आ रहे हैं बीजेपी में, तो ये 3 तरह की बीजेपी हो गई। अब संघ चाहता है कि एक बीजेपी हो और वे लोग जो बीजेपी में उपेक्षित हैं, खास करके आरएसएस के लोग जो उपेक्षित हैं, जो रहे उनकी उपेक्षा हो रही है और मलाई खाने वाले अलग लोग आ गए। आप देखिए दिल्ली में भी, हर राज्य की राजधानी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और कुछ तो मजबूरी का नाम है कि बिहार में मजबूरी में लोगों को साथ रखा हुआ, तो बीजेपी उस सबसे निजात चाहती है। और जो आहट है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो आहट ये है कि इस पूरे में बदलाव किया जाए। प्रदेश अध्यक्षों के बारे में भी विचार मंथन हो रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी विचार हो रहा है और मुख्यमंत्रियों के बारे में भी विचार हो रहा है कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो आरएसएस की विचारधारा को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं या नहीं, या वो किसी खास घराने या व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। जी, आपको लगता है कि कुछ मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खैर अब नया चयन होना है, उस पर तो विचार चल ही रहा होगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन से अचानक इस तरह की खबरें निकल रही हैं कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर अब तलवार लटक गई है। जी हाँ, ऐसी चर्चा है। लेकिन आरएसएस का जो तरीका है, आरएसएस हिंदूवादी संगठन है और हिंदुओं की एक खूबी है कि हिंदू में बदलाव इतनी धीमी गति से होता है, हमेशा बदलता रहा हिंदुत्व, और इतनी धीमी गति से बदलाव होता है कि आप उसको देख ही नहीं पाते। अब आप देखिए, एक जमाना था जब विधवा विवाह बहुत बड़ी चुनौती थी, जब बाल विवाह होते थे, सती प्रथा थी, वो खत्म हो गई सती प्रथा, विधवा विवाह आराम से शुरू हो गए। कई चीजें सामान्य है लेकिन इसका कोई प्रचार नहीं हो रहा है। हमारे पत्रकारिता के गुरु राजेंद्र माथुर बोलते थे कि बदलाव की हिंदू शैली है, हिंदू बदलते रहते हैं। दूसरे धर्मों के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी नहीं बदलते, लेकिन हिंदू धर्म बदलता रहता है, अपनी पुरानी रीतियों को, रिवाजों को, संगठन को बदलता रहता है। और अब देखिए, अब रहनल्ला भी महामंडलेश्वर हो सकती है हिंदुत्व में, तो ये बदलाव है। तो संघ का जो पूरा फ्रेम है वो हिंदू वाला है। संघ जो बदलाव करता है वो बटन दबाने वाला नहीं कि इधर बटन दबाया और बिजली जल गई, इधर बटन दबाया और मुख्यमंत्री ऑफ हो गए। आज जो संघ चर्चा कर रहा है, इसके परिणाम आपको हो सकता है साल भर बाद दिखें, 2 साल बाद दिखें। बिल्कुल, उसके परिणाम आपको कुछ समय बाद मिलेंगे और वो बदलाव ऐसे दिखेंगे जो नीतिगत बदलाव होंगे। तय होगा कि ये चीज होगी, ये चीज नहीं होगी। प्रकाश जी, एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये दिख रहा है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी और नागपुर में मोहन भागवत जी, इनके बीच में कोई खटास दिख रही है या मतभेद दिख रहे हैं या केवल वैचारिक कुछ वो है? क्या दिख क्या रहा है? क्या ऐसा जो चर्चाएं हो रही हैं कि इनमें अब आर पार का हो जाएगा, तो ये आर पार क्यों? और यह मीडिया की उपज है, वास्तव में है अंदर कुछ भी नहीं, केवल मीडिया चला रहा हो। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये मीडिया की उपज लगती है। मुझे साफ लगता है कभी आर पार की लड़ाई इनमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक ही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये संघ है। ये पावर पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी को दबाव में लेकर अपनी तमाम सारी पॉलिसीज को उस पर धीरे धीरे थोप दें। देखिए, आमतौर पर नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। 370 का समापन हो, 3 तलाक वाला कानून हो, वक्फ बोर्ड हो, ये सारे मुद्दे क्या है, अयोध्या में राम मंदिर, सभी एजेंडा किसके थे? अभी एक ही एजेंडा बचा है संघ का, वो एजेंडा। लेकिन प्रकाश भैया, मैं बीच में रोक के आपको इसलिए कह रहा हूं कि बेशक एजेंडा संघ का है, लेकिन क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी सिर्फ अकेले लेते हैं, वो संघ को क्रेडिट तो नहीं देते हैं। अब देखिए, जिसकी सरकार है क्रेडिट तो उसको मिलती है। भाई इंदिरा गांधी ने किया, जो काम हुआ इंदिरा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू का नाम है, तो नाम तो मोदी का होगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रही है, एक तरफा चल रही है,
शायद ये बात कुछ नेताओं, मोहन भागवत का नाम पता नहीं है यानी, पर कुछ लोगों को नागवार गुजर सकता है कि ये अपने आप पे कैसे सरकार चला रहे हैं, ये बात हो सकती है। प्रकाश भाई, मैं आपको दिल्ली से थोड़ा मध्य प्रदेश की ओर ला रहा हूँ। मध्य प्रदेश को लेके भी अभी मैंने कुछ मीडिया में देखे हैं कि लोग मांग करने लगे अचानक। कटनी में मांग हो रही है कि संजय पाठक को मंत्री बनाया जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं संदीप जायसवाल को बनाना चाहिए, कुछ बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव जी को मंत्री बनना चाहिए। उधर मांग उठ रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं जयंत मलैया जी, क्योंकि अब अगला चुनाव लड़ना नहीं है। उधर जबलपुर में अजय बिश्नोई। ये क्या है? क्या मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार हो रहा है जो इस तरह की मांगें शुरू हो गई हैं? देखिए, 3 तरह की बीजेपी, आरएसएस वाली बीजेपी की खांटी और आयातित। तो आयातित बीजेपी वालों से पुराने बीजेपी वाले, संघ वाले नाराज हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कई लोगों को लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब मलैया जी का नाम आपने लिया, अजय बिश्नोई जी का नाम लिया, गोपाल भार्गव जी, जो पार्टी में बहुत वरिष्ठ हो गए हैं और दरकिनार कर दिए गए। इन दरकिनार लोगों की भी आवाज़ है, ये लोग अच्छे वोटों से जीत के आए हैं, तो उस वर्ग के, उस इलाके के लोगों की मांग होगी कि मंत्री बनाना चाहिए, तो उनको मंत्री बनाने की मांग है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे हैं इस सरकार में भी जिन पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप, और भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वे लोग जेसीबी से बटोर रहे हैं माल, तगाड़ी और फावड़े से नहीं, जेसीबी से माल बटोर रहे हैं। तो उस पर भी संघ की निगाह है, क्योंकि जिस आशा से लोग संघ को देखते हैं और ईमानदार पार्टी, ईमानदार संगठन मानते हैं, तो ये लगता है कि बीजेपी को डुबा देंगे ये लोग, तो ये मांग स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी का संगठन और आरएसएस का संगठन दोनों में तालमेल बना हुआ है, और ये छुटपुट बात जो आपने कही ना कि ये मियाँ बीवी की लड़ाई जैसा है कि आज लौकी खा लो, अच्छा लौकी नहीं पनीर ही खाऊंगा, चलो बीच की कोई सब्जी बना लो, ऐसा है इनका। शाम को एक हो जाते हैं, शाम को एक हो जाते हैं, बाकी बस दिखावे की लड़ाई है। और दूसरी बात है कि मीडिया वाले भी क्या खबरें दें, तो कुछ खबरें मीडिया पढ़नी थी कि साहब ये होने वाला है, कितनी खबरें हम सुन रहे थे कि कब मुख्यमंत्री। एक बड़ा सीधा सवाल था कि लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी नहीं, कुछ दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ आहट है क्या? मंत्रिमंडल विस्तार की आहट है, जिसमें कुछ मंत्रियों के नाम कट भी सकते हैं और कुछ के जुड़ भी सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ही रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा है, और वो इस तरह का है कि मोहन यादव जी वैसे ही असहज इसलिए महसूस करते हैं कि आज भी मंत्रिमंडल में कम से कम 8 से 10 मंत्री ऐसे हैं जो सीएम बनने से पहले मोहन यादव को मोहन कह के बुलाया करते थे। अब बेशक सीएम साहब कहते हैं, लेकिन उनसे वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठों को कैसे वो तालमेल करते हैं मोहन यादव, कहना चाहिए ना एक तलवार की धार पे चलने जैसा है कि अपने वरिष्ठ जो उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे, आज वो उनके बॉस हैं, लीडर हैं। तो वैसे ही मोहन यादव असहज हैं क्योंकि 8-10 मंत्रिमंडल में वरिष्ठ हैं, और यदि अब गोपाल भार्गव जी या अजय बिश्नोई जी या जयंत मलैया जी जैसे लोग आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि और ज़्यादा वजन के नीचे दबेंगे मोहन यादव जी? उनको उनके साथ में असहजता का जो भाव है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मंत्रिमंडल में सब उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे, तो मतलब ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन यादव बहुत कुशल खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो मुख्यमंत्री बने, उनकी कुशलता का पहला पैमाना तो यह है कि वो बन गए, वो दूसरे लोग नहीं बन पाए, दूसरे इतने गुरु थे तो वो बन जाते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मोहन यादव बहुत चतुराई से पूरे मामले को निपटने में सक्षम है, और अगर ऊपर से संघ का आशीर्वाद रहे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा का सहयोग रहे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई खतरा होगा। अभी भी वे चाहते हैं, वही हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मतलब मोहन यादव, यही कहा जा रहा है, सारे फैसले वो ही ले रहे हैं। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के सीएम थे, मोहन यादव उज्जैन के सीएम हैं, लेकिन कहने वाले कहते रहें, मोहन यादव इसी तरह चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि, और दूसरी बात है कि वो इतने ग्रासरूट वाले नेता हैं मोहन यादव, और एक और चीज़ उनकी बहुत प्रामाणिक मानी जाती है कि वो सारे फैसले राजनीतिक नहीं लेते। प्रशासन में भी उन्होंने कई फैसले ऐसे लिए हैं जो योग्यता के आधार पर लिए गए। तो ये चतुरता भी, ये चतुराई है उनमें कि सही फैसले भी लो और राजनीतिक नाराजगी भी मोल मत लो। ये कोई वेल विशर व्यक्ति ही कर सकता है ये काम। प्रकाश जी, आपने आज मोहन यादव जी की समीक्षा कही है, तो मैं इस मौके का लाभ लेना चाहता हूं और एक सवाल पूछ ही लेता हूं। और सवाल ये है मेरा कि मोहन यादव और शिवराज की यदि आपको तुलना करनी पड़े, क्योंकि शिवराज जी मेहनत बहुत करते थे, और वो मामा और भांजे और ये जो बेशक लोग नौटंकी कहें कुछ भी कहें, लेकिन वो कनेक्ट करते थे पब्लिक से।
तो मोहन यादव और यदि इनकी तुलना की यदि मौका मिलेगा तो आप किस तरह से करेंगे? क्या मोहन यादव जी शिवराज जी की तरह नौटंकी कर पाएंगे? क्या वो कनेक्ट कर पाएंगे पब्लिक से? एक दूसरा, क्या वो उतनी मेहनत कर पाएंगे? सुबह आप सो के उठते थे, उसके पहले शिवराज जी एक जगह नारियल फोड़ चुके होते थे। आप जब सो जाते थे गहरे नींद में, उसके बाद में पता चलता कि अब शिवराज जी का विमान भोपाल उतर रहा है। इतनी मेहनत करते थे। मोहन यादव कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों की तुलना में आपको कौन ज्यादा चतुर, राजनीतिक और ज्यादा पब्लिक कनेक्शन के लगता है, ज्यादा पब्लिक को कनेक्ट वाला नेता लगता है? कनेक्ट कर पाते थे पब्लिक से, इसमें कोई दो मत नहीं। एक और चीज शिवराज जी की जिसमें मैं उनका फैन हूं, वो कभी भी अपने को गाली देने वाले के भी खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे, हमेशा। लेकिन वो मन में रखते थे, छोड़ते भी नहीं थे वो। मन में रखने का तो कोई फार्मूला है नहीं। जैसे एक छोटी सी कहावत है, कर्नल और एक सिपाही में परेड चल रही थी, तो एक जवान ने कहा, कर्नल जी अगर मैं ये कहूं कि आप गधे हैं तो कर्नल ने कहा मैं कोर्ट मार्शल करवा दूंगा, तुम्हें जेल हो जाएगी। तो सिपाही बोलता अगर मैं ये सोचूं कि आप गधे हैं तो कर्नल ने कहा कि सोचने पे तो कोई हक नहीं है, कोई बात है नहीं। तो रंगरूट ने कहा सर मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो ये ऐसी ही बात है, सोचने पे तो कोई वश नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इतने मधुर व्यक्ति हैं, उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा था। वो लंबे समय तक सीएम रहे, तो उनका कनेक्ट, उन्होंने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को अपने अनुसार ढाल लिया था। मोहन यादव काफ़ी हद तक उसमें सक्षम हो गए हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी खूबी होती है। आप संतरी की तुलना एप्पल से नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं, दो बच्चों के भी व्यवहार अलग होते हैं, तो तुलना नहीं हो सकती। मोहन यादव में कई मामलों में हो सकता है मोहन यादव शिवराज सिंह से भी 21 साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने एक बहुत गंभीर और अहम विषय पर बात की। प्रकाश हिंदुस्तानी जी की जो जानकारियां हैं वो आपसे शेयर की। वाकई दिल्ली में क्या चल रहा है, आज प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये जो खबरें चलाई जा रही हैं संघ और भाजपा में टकराव आर पार, ये सिर्फ मनगढ़ंत खबरें हैं, प्लांटेड खबरें हैं। संघ और भाजपा में कभी टकराव नहीं हो सकता। हाँ, विचार मंथन के दौर चल रहे हैं, उसमें हो सकता है एक दूसरे के विचार टकरा रहे हों, लेकिन जब यह विचार मंथन की प्रक्रिया पूरी होगी तब अमृत ही दिखाई देगा। कम से कम प्रकाश हिंदुस्तानी जी का ये मानना है कि इस समय जो संघ की चलनी है वो छानने का काम कर रही है, गंदगी अलग होगी और जो सफाई है वो नीचे, मतलब कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के एक शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश के मामले में भी प्रकाश जी का साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल परिवर्तन की आहट तो सुनाई दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दिल्ली और संघ दोनों का पूरा हाथ उनके ऊपर है। अब यदि मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो हम देखते हैं कौन अंदर होगा और कौन बाहर। हालांकि प्रकाश जी का कहना है कि कुछ मंत्री इस समय तगाड़ी से नहीं, एक तरह से जेसीबी से पैसा जो सूत रहे हैं उन पर भी संघ की नज़र है। देखते हैं कि संघ वाकई क्या इनको बाहर कर पाएगा। बहुत सारे घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, हमारी नज़र उन घटनाक्रम पर है। जैसे जैसे जानकारियाँ होंगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।